कहाँ तक? चलिए बेटा, वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज वाटर पॉल्यूशन पे बात करते हैं। कोई बात नहीं, आज धीरे धीरे चाय पी के आया हूं मैं, चिंता मत करो। बस बेटा, बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का कारण क्या है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का कारण सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। किसकी फोटो ले रहा है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे अरे बैठ जाओ। किसके फोटो ले रहा है? क्या हो गया? मत ले बेटा, तो अपना जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, तबीयत खराब हो गया। बस बेटा, बातें मत करो, आज ज्यादा चिल्लाया नहीं जाएगा, बात नहीं, बातें नहीं। कौन? कौन? आराम से बेटा, आराम से। क्या क्या हो गया? बात क्या हो गई? लड़ाई हो गई? नहीं बेटा, अपन पढ़ने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। लड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा। 1 साल और चला जाएगा, क्या मतलब है? इसलिए फालतू हरकतें मत करो। इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, न मेरा कुछ बिगड़ रहा, न किसी पास वाले का। जो लड़ रहा है उसी का नुकसान होगा बेटा। बस बस, अब आज ज्यादा मेरे से बोला नहीं जाएगा, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इधर। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का कारण पूछा जाएगा तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होगा। ये लिख लीजिए साइड में, पहले जो एयर पॉल्यूशन आप पढ़ रहे थे वहां। कॉज ऑफ मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज। कॉज ऑफ मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज। और वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एक और बात सुन लो, शहरों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का कारण है, उसके 2 ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं, इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स, तो आपका वेटेज मोटर व्हीकल्स को जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री तो एक जगह से पॉल्यूशन फैला रही है, अरे मोटर व्हीकल्स तो घूम घूम के फैला रहे हैं। जहां पॉल्यूशन नहीं जा रहा वहां भी पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसके अंदर आपको आंसर मोटर व्हीकल करना है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी में आने वाली किसी भी तरह की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तीनों प्रकार की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तीनों प्रकार की इम्प्योरिटी जिससे ह्यूमन हेल्थ, ऑर्गेनिज्म हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, वही पॉल्यूशन है बेटा। फिजिकल इम्प्योरिटी का मतलब है जैसे टर्बिडिटी का बढ़ जाना,
टर्बिडिटी का बढ़ जाना। किसे कहते हैं टर्बिडिटी? मटमैला हो जाना। कौन सा मैला? पानी में जब डस्ट पार्टिकल बढ़ जाते हैं मेरी आवाज तो समझ में आ रही ना? पानी में जब डस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो पानी के अंदर इस तरह से डस्ट का घुल जाना ही मटमैला होता है। रेनी सीजन में जो हमारे नलों में पानी आता है कभी कभी वाटर वर्क से, तो मटमैला ही तो आता है वो। तो इस तरह से वहां पर लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा पानी में, जिस भी वाटर बॉडी के अंदर ऐसा होगा, लाइट पेनिट्रेशन कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो प्लांट को नुकसान होगा, और नुकसान मतलब पॉल्यूशन। सही है। पानी के टेम्परेचर का बढ़ जाना, और टेम्परेचर का बढ़ जाना भी तो फिजिकल वाटर पॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए, बोर्ड पे देखना है आप सब बच्चों को, एनसीईआरटी पैराग्राफ है बेटा। मान लीजिए एक कोल्ड एरिया है, वहां पर एक वाटर बॉडी है, ये पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है, कोई भी एक वाटर बॉडी है। अगर एरिया कोल्ड है तो इसका पानी भी, इसमें रहने वाले भी कोल्ड वाले हैं, कोल्ड है नहीं, कोल्ड वाले हैं। ठीक। पास में एक थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, टीपीपी, यहां से लगातार वाटर यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है। अगर पानी आया थर्मल पावर प्लांट से तो कैसा पानी है? गर्म पानी। यहाँ का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो मरेगा जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव है, वो मरेगा जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव है। और लगातार पानी गरम 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 रहा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी जो हाई टेम्परेचर वाला है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं रिपीट करता हूं, फिर सुनेंगे। मान लीजिए एरिया कैसा है, तो पानी भी कैसा है, उसमें रहने वाले भी, मतलब कोल्ड को लेके अडेप्ट है। अगर आपने उसमें गर्म पानी गिराया तो उस केस में जब पानी गर्म होगा तो क्या टेम्परेचर का चेंज कन्फर्मर झेल पाता है? 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर। अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कन्फर्मर मरेगा ना। लगातार पानी गरम 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 रहा तो क्या उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यहां पर होने लग जाएगी जो हाई टेम्परेचर वाला है? एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब पहले कोई मर गया तो नुकसान हुआ ना बेटा, और नुकसान का मतलब पॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए एनसीईआरटी पे हम भी चलते हैं, पॉल्यूशन वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे। आप सब बच्चे आ जाइए, हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, वहां से क्या लिखना चाह रही है एनसीईआरटी। पत्ता नंबर 277। highlighted heated waste water flowing out of electricity generating units। हाँ बेटा, और जूम करना है, दिख नहीं रहा? इससे ज्यादा क्या जूम होगा? हो गया ना जूम अब तो? अरे इससे ज्यादा क्या जूम होगा? और बोर्ड से बाहर निकाल दें, क्या करें? इससे ज्यादा जूम का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, ये खुद ही मना कर रहा है कि नहीं हो सकता है ज्यादा। हाँ, थोड़ा जोर से देख लो। और जोर से क्यों देखना, आप एनसीईआरटी नहीं लाए क्या? तो फिर उसमें देखो ना यार, यहाँ क्यों जोर लगा रहे हो इधर? एनसीईआरटी लाने की रखी हुई है ना हमने, ऐसे थोड़ी चलता है फिर। heated wastewater flowing out of electricity generating unit like thermal power plant constitute another important category of pollutant. Thermal wastewater eliminates or reduce the number of organisms sensitive to high temperature। ये बात क्लियर है? बस अब यहीं से बच्चों को कंफ्यूजन आता है आगे। मैं enhance the growth of plant and fish
इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। कौन से वाले की एनहेंस हो रही है? जो हाई टेम्परेचर वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक तरफ तो लिख दिया कि वो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव वाले मर जाएंगे, और जस्ट आगे लिख रही है कि ग्रोथ बढ़ने लग जाती है प्लांट और फिशेज की। कौन से वाले की? हाई टेम्परेचर वाले हैं, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फोना। तो इस पैराग्राफ पे सब बच्चों को क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? चलिए तो वापस वहीं आ जाइए जहां हम थे। एसिड रेन का होना कौन सा पॉल्यूशन है? पैथोजन का या माइक्रोब्स का बढ़ना क्या है? तो वाटर पॉल्यूशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। पानी में आने वाली किसी भी प्रकार की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंप्योरिटी जिससे ह्यूमन हेल्थ, ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, वही पॉल्यूशन है। फिजिकल इंप्योरिटी दो प्रकार की हो सकती है, पानी का मटमैला हो जाना, टर्बिडिटी का बढ़ जाना है, और टेम्परेचर का बढ़ जाना। केमिकल एसिड रेन से हो रहा है, और बायोलॉजिकल माइक्रोब्स के बढ़ने से हो रहा है। पेज पलट दूं। आज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर पॉल्यूशन का कारण डोमेस्टिक सीवेज है बेटा। सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन इसी वजह से हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज में 3 प्रकार की इंप्योरिटी होती है: सस्पेंडेड, कॉलोइडल और डिजॉल्व्ड। सस्पेंडेड इंप्योरिटी सैंड, सिल्ट, क्ले। जो भी मिट्टी है, सैंड, सॉइल, सिल्ट, क्ले, ये सब सस्पेंडेड। कॉलोइडल के अंदर क्लोथ फाइबर्स, पेपर फाइबर्स। बहुत बढ़िया बेटा। यहां पर बेटा बैक्टीरिया, मांजर बेटा, फीकल, और डिजोल्ड के अंदर नाइट्रेट, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये जितना भी नाइट्रेट आ गया, नाइट्रेट तो ये सब जो भी है, ये यहां पर बेटा डिजोल्व इंप्योरिटी है। जल्दी बताइए, सस्पेंडेड, कॉलोइडल, डिजोल्व में सबसे आसान सेपरेट करना और सबसे मुश्किल? क्योंकि अगर पानी को स्थिर कर देंगे तो सस्पेंडेड नीचे जम जाएगा, लेकिन डिजोल्व जो पानी में घुल चुका है उसको अलग करना सबसे भारी है बेटा। तो यहां पर याद रखेंगे आप, ये 3 प्रकार की इंप्योरिटी कैसे अलग करेंगे, आगे चलकर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर इसको पढ़ेंगे। आज आज आपको एसटीपी भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले 4 टर्म पे बात हो रही है: बीओडी, सीओडी, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले बीओडी। लेकिन यहां एक और बात सुन लो, आपके एनसीईआरटी लिखते लिखते कुछ गलत कर रही है। यहां एनसीईआरटी चलेंगे आप, पत्ता नंबर 274।
आप सब बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं, इम्प्योरिटी 3 प्रकार की है, सस्पेंडेड, कॉलोइडल, डिसॉल्व। वही नाम मैंने लिखे हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, वही सब कुछ है। लेकिन अब इधर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लिख रही है, अ mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। ये गलत हो रहा है, जबकि आप इस डायग्राम को देखो, 99.9% पानी है, 0.1% ये आके मिला हुआ है जो कि डोमेस्टिक सीवेज है। तो कहने ऐसा होना चाहिए ना कि 0.1% इम्प्योरिटी जो डोमेस्टिक सीवेज की होती है, उसके आने से पानी पीने लायक नहीं रहता। लेकिन एनसीईआरटी उल्टा लिख गई। क्या लिखा है देखो, अ mere 0.1% इम्प्योरिटी मैक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अब ह्यूमन क्या करेगा उसका? तो एक्चुअली ये लाइन क्या होनी चाहिए, अ mere 0.1% impurities of domestic sewage make drinking water unfit for human use। ठीक कर लेंगे इसे, आप लिख लो यहीं पर साइड में ही अलग से लिख लीजिए, अ mere 0.1% impurities of domestic sewage ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, और फिर यहां से सीवेज के बाद ड्रिंकिंग वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं आपसे? A mere 0.1% impurities of domestic sewage make drinking water unfit for human use। और अब चलिए, अब बीओडी, सीओडी, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले बीओडी, जिसको कि आप कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हो सकता है पहले कभी आपने इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा हो, लेकिन ज्यादा सही शब्द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है बीओडी? पहले लिखना बंद कर दो और इधर ध्यान से समझ लो, एक बार में बात पहुंच जानी चाहिए। मान लीजिए बेटा, हमारे पास एक फ्रेश वाटर बॉडी है जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ है। सबसे पहले मैंने इस पानी की घुली हुई ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, का मेजरमेंट किया। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट ऑक्सीमीटर से किया जाता है। कैसे? आपको कोई लेना देना नहीं। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट ऑक्सीमीटर से करते हैं। पता लगा कि यहां पर 20 मिलीग्राम पर लीटर यहां पर ऑक्सीजन है। राइट बेटा? अब इसके अंदर आप कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल गिरा दीजिए। जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल यहां पर आएगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, M4 माइक्रोब। माइक्रोब इस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को तोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि डीकम्पोजिशन हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। कहां से लाएंगे रे बेचारे? इस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेके ही तो तोड़ेंगे ना। तो इन्होंने यहीं से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेकर इसे तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बच्चों को आराम से सुनना है, मैं 2 बार बोलूंगा, चिंता मत करो।
ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए माइक्रोब्स को कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की है डिमांड कहलाती है? मैं फिर रिपीट करूंगा। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए माइक्रोब्स को कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की है डिमांड, वही कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का अमाउंट बढ़ाता हूं तो बीओडी कम होगी कि ज्यादा? क्योंकि जब ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसी रेशो में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का। अरे समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने दोबारा देखा कि यहां की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर बची है। इसका मतलब कि 12 मिलीग्राम पर लीटर बीच में कोई खा गया। अरे जो खाया है वही बीओडी है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो, मैंने ये जब डेटा आपके सामने लिखा तो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन पहली बार मैंने नोट की, उसके बाद एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को डिफ्यूज नहीं होने दिया। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो एग्जैक्ट ऐसा डेटा नहीं लिख पाता। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि पहले 20, फिर उसके बाद में से उसमें से 8 बच गई, इसका मतलब 12 कंज्यूम हो गई, और जो कंज्यूम हुई वो उसके ब्रेकडाउन में हुई और वही उसकी डिमांड थी। एग्री? तो क्या अब मैं ऐसा कह दूं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल? BOD is directly proportional to pollution. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा उतना ही पॉल्यूशन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि जितना ज्यादा बीओडी बढ़ेगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उतना ही कम होगा। अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर बीओडी, अगर आप वहां की बीओडी 8 मिलीग्राम पर लीटर देखते हो, नहीं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अगर किसी वाटर बॉडी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो समझ जाना कि यहां पर अब पॉल्यूशन फैल चुका है। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर हो गई तो हैवी पॉल्यूटेड हो गया है। अब वहां पर वो नहीं रहेगा जिसे ऑक्सीजन चाहिए, मतलब जो ऑक्सीजेनिक नेचर का है। जल्दी बताइए, फ्रेश वाटर की बीओडी ज्यादा होनी चाहिए या कम? कम, लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर एक झील की बीओडी 16 मिलीग्राम पर लीटर है, समझ जाइए वहां पर नॉर्मल पानी से 16 टाइम ज्यादा पॉल्यूटेड है। सही बात है? तो यहां पर याद रखें, फ्रेश वाटर की बीओडी क्या होनी चाहिए? कम। कम, जितनी कम होगी उतना ही फ्रेश वाटर होगा, और बीओडी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होगा। बीओडी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रिलेशन क्या इनवर्स है बेटा? इस रिलेशन को आपके एनसीईआरटी ने ग्राफ से भी समझाया है। तो आओ हम भी उस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये हटा दूं पत्ता जल्दी।
बेटा जिसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा उतना पॉल्यूशन होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए फ्रेश वाटर में। हटा दूं? तो यहां पर एक ग्राफ से आपको यह समझाया जा रहा है। ये ग्राफ बनाऊंगा मैं, उसके पहले आप बच्चों से कह देता हूं, ये ग्राफ, अरे बायोलॉजी का तो है ही। ये ग्राफ बायोलॉजी का तो है ही, बहती हुई नदी का है, रुके हुए पानी का नहीं है। ये बहती हुई नदी का ग्राफ है। मान लीजिए ये रही चंबल रिवर। ठीक बात। एनसीईआरटी दोनों लाइंस ओवरलैप्ड बना रही है। आप चाहो तो आप भी ओवरलैप कर सकते हो। एक पीली लाइन भी है ना। ये जो येलो 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 आपको दिख रहा है, ये तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। और ये पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है, ये बीओडी है। अब ग्राफ पे ध्यान दीजिए। कोटा से पहले जब पानी बहता हुआ आ रहा है तो पानी अच्छा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है और बीओडी। लेकिन जैसे ही चंबल बहती हुई कोटा पहुंची, कोटा वालों ने भयंकर सीवेज छोड़ा बेटा, और ग्राफ की हालत खराब हो गई। यहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, बीओडी। जहां ये सीवेज इकट्ठा 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 हो रहा है, वहां पर वहां पर तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे कम और बीओडी सबसे ज्यादा। जहां पर ये इकट्ठा हो रहा है वहां की हालत है। बेटा अब पानी आगे बहता हुआ जा रहा है। जैसे ही पानी आगे बहता हुआ जाएगा, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन, एनवायरमेंट की ग्राफ की हालत में सुधार होता जा रहा है। यहाँ अब डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है और बीओडी कम होती जा रही है। ये ग्राफ बहती हुई नदी का है, रुके हुए पानी का नहीं है। आप चाहते हो कि इस ग्राफ को रुके हुए पानी में बनाओ, बना सकते हो, लेकिन कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। एक बार सीवेज गिरा के रुक जाओ, टाइम के साथ प्लॉट करो, ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन लगातार सीवेज गिरता रहता है, वहां फिर रुके हुए पानी में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लेना। ये ग्राफ कोटा की चंबल का है, दिल्ली की यमुना का नहीं। क्योंकि जब वहां ग्राफ एक बार ऐसे घूमता है, दोबारा ये ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ दोबारा सीधा नहीं होता। क्योंकि हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में सीवेज पाइप है।
बेचारा सीधा होने का प्रयास करता है, हो नहीं पाता। अगर ऐसा है तो इसलिए मैंने कोटा का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि कोटा के बाद दूसरे किसी सिटी के आने में टाइम लगेगा। तब तक तो ग्राफ में इस तरह का सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। सही है। तो ये ग्राफ यहाँ बहती हुई नदी का है। एनसीईआरटी में भी आप बच्चे अभी अभी देख ही पा रहे थे, पत्ता 274 पे जो आपने देखा, तो वहां पर यही बात आपको देखने को मिली बेटा। और इसमें ये ग्राफ आपके सामने दिख ही रहा है, जहां पर आप चाहो तो इसमें इस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि ये देखो आप, बहती हुई नदी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहां ये कोटा आ गया, ये देखो आप, कर दिया ना डिस्चार्ज सीवेज। और जैसे ही सीवेज डिस्चार्ज हुआ, ग्राफ की हालत खराब। ये जो यहाँ रेड लाइन है वो किसकी है, ये जो ब्लू लाइन है वो किसकी है, ये देखो आप। और जैसे ही सीवेज डिस्चार्ज हुआ, ये हालत खराब। और जहां ये इकट्ठा हो रहा है, जहां सारा इकट्ठा हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा हालत खराब। क्या इस एरिया में वो रह पाएगा जिसे ऑक्सीजन चाहिए, मर जाएगा। देखो आप, डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म इस एरिया में। और अब आगे की तरफ जब जाएंगे तो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन, एनवायरमेंट, 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 इस प्रकार से ये डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी और बीओडी कम होती जाएगी। वही ग्राफ है जो अभी अभी हमने वहां पर बनाया था। ठीक बात। एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, क्योंकि जब सुधार हो जाएगा ना, तो वापस रीअपीयरेंस हो जाएगी क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स की। ये आपको यहां लिखा है। आगे चलिएगा, यहां पर साथ में ये भी आज लिख ही देते हैं। अगर किसी दिन आपको किसी वाटर बॉडी के अंदर डेफनिया मिल जाए, पानी अच्छा है, ट्रॉट फिश मिल जाए, पानी अच्छा है, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई मिल जाए, अच्छा है, क्योंकि तीनों के तीनों फ्रेश वाटर इंडिकेटर है बेटा, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं ये। लेकिन अगर आपको किसी वाटर बॉडी के अंदर किसी दिन ई खोलाई मिल जाए, वहां पर टूबी फैक्स दिख जाए, टूबी फैक्स एनेलिडा है, लार्वा, सॉरी, यहां पर आपको स्लज वर्म, ब्लड वर्म ऐसा मिल जाए, तो आप कह दीजिए पानी गंदा है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर इंडिकेटर है। पॉल्यूटेड वाटर इंडिकेटर है। देखिए बोर्ड पे, देखिए एक बार, ये तीनों पॉल्यूटेड, ये तीनों पॉल्यूटेड, और ये तीनों फ्रेश वाटर इंडिकेटर भी हैं। भी डेफनिया कम हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ई कोलाई कम हो रहा है, फ्रेश वाटर बढ़ रहा है। सही है। लेकिन कौन कहा ज्यादा, इस बेसिस पे लिखा है मैंने। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत तुरंत आंसर आएगा हर एक बच्चे का। तैयार है भाई ऑनलाइन वाले भी? चलिए, तो एक वाटर बॉडी के अंदर डेफनिया बहुत ज्यादा है, वहां की बीओडी सही है। अरे डेफनिया कम हो रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन
यही तो बात है। फिर एक वाटर बॉडी के अंदर ई कोलाई बहुत ज्यादा है, वहां की डिसॉल्व ऑक्सीजन। ई कोलाई कम हो रहा है, वहां की बीओडी का चक्कर घिन्नी हो जाते हैं बच्चे। एक बार और हो जाए। एक वाटर बॉडी के अंदर डेफनिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां की बीओडी। डेफनिया बढ़ रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जब बात डेफनिया कम हो रहा है, बीओडी ज्यादा। क्योंकि डेफनिया कम होगा तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। तो ये बात किसी भी तरह से पूछे आपको आनी चाहिए। डेफनिया को बीओडी इंडिकेटर कह दें तो भी गलत नहीं, क्योंकि इसको देख के बीओडी ज्यादा है कि कम है पता लगाया जा सकता है। अगर डेफनिया ज्यादा है तो बीओडी, डेफनिया कम है तो बीओडी। जय बात। चलिए ये तो हो गया बीओडी, अब आ जाते हैं सीओडी। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बेटा, कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखें इधर, अब हमें जो काम अभी अभी बैक्टीरिया से करवाया था, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का ब्रेकडाउन, वही काम अब केमिकल से करवाना है। तो इसके लिए बेटा हमें लैब चलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बैक्टीरिया बीच में आता है, समझ नहीं पाएंगे हम। तो लेबोरेटरी चले, पहुंच गए बेटा। वहां जाकर आप अपने हाथ में एक बीकर या फ्लास्क ले लीजिए बेटा। अब एक काम करो, कहीं से 1 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लेके आओ, तोल के लाना बेटा। और मैं बच्चों को समझा देता हूँ, किचन वेस्ट भी होता है, कुछ और मत उठा लाना। ले आए क्या? आप ही डाल डुल दो इधर। पानी में घोलना चाह रहे हो क्या? गोलो तो गोल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसका ब्रेकडाउन किससे करवाना है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेंगे तो या तो K2Cr2O7 ले लो, या फिर KMnO4 ले लो, कोई भी एक चलेगा, क्योंकि दोनों बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप बच्चों ने लैब में टाइट्रेशन किया हुआ है ना, तो ब्यूरेट में भर लिया आपने K2Cr2O7, और अब धीरे धीरे इस पे गिराना शुरू कर दो बेटा। गिरा रहे हैं क्या? पहले आपने 10 ml गिराया, ब्रेकडाउन हुआ क्या? नहीं हुआ तो अमाउंट बढ़ाओ भाई। हुआ क्या? और अमाउंट हुआ क्या? और अमाउंट बढ़ाओ। हुआ क्या? अरे हो गया, हो गया। आप बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रेकडाउन कंप्लीट हो गया? अरे जैसे ही ब्रेकडाउन कंप्लीट होगा, कलर बदल जाएगा। और जैसे ही कलर बदल जाए, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आपको K2Cr2O7 की एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं डालनी। क्या टोटल अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 आ गया? क्या इससे यहाँ की यूज्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट हो सकती है? वही सीओडी है, वही सीओडी है। ये याद रख लेंगे आप। यहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय केमिकल for complete breakdown of organic waste material COD, oxygen required by microbes for complete breakdown of organic waste material BOD.
K2Cr2O7 डिजोल्व ऑक्सीजन यूज नहीं करता, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके पास अपनी खुद की ऑक्सीजन है बेटा, वो उसको लेके ब्रेक डाउन कर रहा है। अब यहां नेक्स्ट मैं आपसे ये बोलूंगा कि सीओडी ज्यादा होती है बीओडी से, ऑलवेज सीओडी ज्यादा है बीओडी से। क्यों? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। आप 1 किलो लेके आए थे ना ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, 1 किलो था। आपने मुझे बताया कि सर इसमें 800 ग्राम तो बायोडिग्रेडेबल है और 200 ग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बच्चों ध्यान देंगे आप, माइक्रोब तो केवल 800 पे काम करेगा, बायोडिग्रेडेबल और केमिकल तो पूरे 1000 पे काम करेगा। तो बीओडी ज्यादा होगी कि सीओडी? वो अलग बात है कि किसी दिन आप छांट के ले आओ कि पूरा बायोडिग्रेडेबल है। अगर ऐसा आप करोगे तो उस केस में वहां पर बीओडी इक्वल टू सीओडी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है यार। कुछ तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आता है। अगर ऐसा है तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, सही होगा, लिख लेना आप। सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी सही होगा बेटा क्योंकि यहां तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, यहां पर बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल। सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा बेटा बायो मैग्निफिकेशन। पलट दे पता, जल्दी, तुरंत नोट कर लो। नेक्स्ट बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन ये शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं, याद रखेंगे। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जैसे डीडीटी, बीएचसी, डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो, बीएचसी क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एबीएस, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इस साबुन बनाने में काम आते हैं। साथ के साथ कैडमियम, मरकरी, अरे कह दो रे पीसीबी,
ये तो भारी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छे से बोलिए। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स पीसीबी होता है। डीडीटी भी एक पीसीबी है। डीडीटी भी एक पीसीबी है। डीडीटी का पूरा नाम बोलो। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई डाई क्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो 5 क्लोरो पोलीक्लोरो। डाई ट्राई 5 पोली। समझ पा रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल हुआ या नहीं हुआ? तो डीडीटी भी एक प्रकार का पीसीबी ही तो है। ये ऐसे केमिकल हैं, जब किसी लिविंग के अंदर जाते हैं तो बेचारा लिविंग ना तो इनको बचा पाता, नहीं इन्हें एक्सक्रीट कर पाता। फैट या कह दीजिए लिपोसॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। ये वहीं एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। और एक्सटर्नल केमिकल जब किसी लिविंग के अंदर बढ़ता 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 चला जाता है तो उससे वहां बहुत एडवर्स इंपैक्ट आते हैं। आपके एनसीईआरटी डीडीटी का एग्जाम्पल लेके समझा रही है, तो हम भी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक वाटर बॉडी में चलते हैं बेटा। आ जाओ। पहुंच गए? ये रही एक झील जिसमें भरा है पानी ही होगा। यहाँ की फूड चेन जानते हो क्या आप? फाइटो प्लैंकटन, जू, यहाँ पर किनारे किनारे खेत भी तो है ना बेटा। और इस खेत में क्या फार्मर ने डीडीटी स्प्रे किया है? ओहो हो। एक दिन की बात, तेज बरसात, और जब ज्यादा बरसता है, बह जाते हैं ना, डीडीटी बह बह कर पानी में आ गया बेटा। और जब आएगा तो क्या ये फूड चेन के अंदर भी जाएगा? अब जो वैल्यूज जो डेटा लिखे जा रहे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। पानी के अंदर डीडीटी 0.003 पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। और जब यहां पर पहुंचा तो 0.003 पीपीएम, पार्ट्स पर। यहाँ पर 0.04 ppm, फिर 0.5 ppm, फिर 2 ppm। लो, इसे यहाँ पर ये ले उड़ी, इसको लेकर उड़ गई। और जो उड़ रही है वो बर्ड का नाम सीगल है, सीगल। इसके पास में 25 ppm। गजब हो रहा है। हायर ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। और जब हायर ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन बढ़ता 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 जाएगा तो क्यों बढ़ रहा है हायर ट्रॉफिक लेवल में, बताएंगे आप? बहुत बढ़िया। अगर प्रीवियस से मैं नेक्स्ट को देखता हूं तो साइज बड़ी है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, लाइफ टाइम भी तो ज्यादा है। और जितना जीता है उतना खाता है, जितना खाता है उतना जमाता है, जितना जमाता है उतना बढ़ाता है। नहीं समझ पा रहे क्या? दो बातें कहना। पहला, प्रीवियस से नेक्स्ट वाले की साइज बड़ी होती है तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। दूसरा, उसका जीने का टाइम भी ज्यादा है, लाइफ टाइम भी ज्यादा है। तो जितना जिएगा उतना खाएगा, उतना बढ़ाएगा, उतना जमाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी बताओ, बायो मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा कहां होता है, प्राइमरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर? ये बात। और अगर इस तरह से ये बढ़ रहा है तो यहां अब एडवर्स इंपैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। 25 ppm अगर हो रहा है तो इफेक्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म।
और अगर ऐसा है तो वो चीजें अच्छे से नहीं बन पाएगी जिनके अंदर कैल्शियम है। एग शेल्स बिकम थिन, तो फिर प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी। और बर्ड पॉपुलेशन कम, डिक्रीज। इस बात को एक ऑथर जिनका नाम रशल कार्सन, उन्होंने भी अपनी बुक के माध्यम से बताया था। नॉन बायोडिग्रेडेबल। आराम से बेटा, अभी वायरस फैल ही रहा है, घातक वायरस है। जाओ ऊपर चले जाओ, जाना है। ठीक बात। फिर भी जगह कम दिख रही है, पत्ता आगे बढ़ाना पड़ सकता है। कोई बात नहीं बेटा। एक ऑथर जिनका नाम था रशल कार्सन, ये कलर दिख रहा है क्या? ये क्या हुआ? हाँ, इन्होंने अपनी बुक जिसका टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग, नीट में आ गया है भाई, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है ये। साइलेंट स्प्रिंग के माध्यम से लोगों के सामने लाने की कोशिश की और इन्होंने पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की बातें की थी। स्पेशली डीडीटी पॉल्यूशन। इस बुक के बाद डीडीटी बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी इलीगल तो यूज हो रहा है। और वेजिटेबल क्रॉप के माध्यम से ह्यूमन में लगातार पहुंच रहा है। आज ह्यूमन में डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ 13 से 31 ppm तक पहुंच गया है। इससे हमारी भी हड्डियां कमजोर हो रही है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे भारी फर्क पड़ रहा है। बेटा, ऐसे एक बात है, बायो मैग्निफिकेशन को अगर देखा जाए टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में, तो एक्वेटिक में इसके चांस ज्यादा होते हैं। एक बूंद डीडीटी की मैं सॉइल में डालूं और वही एक बूंद में पानी में डालूं, ज्यादा एरिया कहां कवर करती है? पानी में कवर करती है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बायो मैग्निफिकेशन बर्ड्स में हो रहा है मीट खाने से, फिश खाने से, तो प्रायोरिटी ये ध्यान रखेंगे आप, प्रायोरिटी उसी को देना है, ये याद रखना बेटा। और यही वजह है कि जहां पर सी फूड पे डिपेंडेंस ज्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा, वहां बायो मैग्निफिकेशन के केस भी ज्यादा। जैसे जापान, आप सब बच्चे जानते हैं कि वहां बायो मैग्निफिकेशन के केसेस अगर देखते हैं तो वहां पर ये ज्यादा है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियां ज्यादा हो रही है। जैसे दो नाम मैं भी यहां लिख रहा हूं, और उसमें पहला नाम मिनेमाटा डिजीज। कोई भी बालक या बालिका इसे मीना माता ना कहे,
ये मरकरी की वजह से होता है। मिनेमाटा टाउन है, वहां सबसे पहले वहीं नोट की गई थी बीमारी, इसलिए नाम ही वही रख दिया गया। एनीमिक चाइल्ड होता है। साथ के साथ इसके अंदर जैसे डाउन सिंड्रोम में सिम्टम नहीं आते क्या, वैसे ही सिम्टम आते हैं बच्चे में। कैडमियम बोन सॉफ्टनिंग करता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जॉइंट पेन होता है, हाथ पैर नहीं हिलाए जाते, हाथ पैर में मूवमेंट करो तो आवाज आती है आउच। तभी तो डिजीज का नाम आउच, आउच डिजीज है। ये कैडमियम की वजह से हो रहा है। ठीक बात है। तो बेटा यहाँ इसे जापानी लैंग्वेज में इटाई, इटाई भी कहते हैं। ना बेटा ना। तो यहाँ ये दोनों मरकरी और कैडमियम से होने वाले बीमारी जरूर याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट नोट कर लिया क्या? जल्दी बेटा जल्दी, तुरंत छेप लो। बढ़ जाए आगे। एनसीईआरटी में, एक मिनट बेटा एक मिनट, एनसीईआरटी में पहली बात पता 276 पे, ये पानी में है ये। पहला डेटा पानी का दिया है 0.003 ppb, उसके बाद डायरेक्ट जू प्लैंकटन है, फाइटो नहीं है, 0.04, 0.5, 2, N25। और ये बर्ड कौन सी है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नाम कहीं नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। आ जाइए वापस वहीं आ जाते हैं। और यहां अब लास्ट टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। चले भाई आगे बढ़ते हैं, सारी बातें बच्चे यहीं कर लेते हैं।
चलो यूट्रोफिकेशन, बच्चों बोर्ड पे देखिए, यूट्रॉफिक और यूट्रोफिकेशन दोनों शब्दों में फर्क है। क्या डिफरेंस है देखेंगे। यूट्रॉफिक हो जाना मतलब कि मिनरल या न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना। मिनरल या न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना यूट्रॉफिक हो जाना कहलाता है। लेकिन मिनरल के बढ़ जाने से ब्लूम का आना, ब्लूम के आने से बीओडी का बढ़ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कम हो जाना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मर जाना, झील में नीचे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, उसे झील का बुढ़ापा कहते हैं, एजिंग ऑफ लेक। और एक दिन ऐसा आएगा जब झील हमारे बीच, सही है, मैं रिपीट करूंगा फिर देख लेंगे। यूट्रॉफिक मतलब कि मिनरल न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना, उससे ब्लूम का आना, बीओडी का बढ़ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कम होना, ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मर जाना। अब झील में नीचे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है तो झील भरती जा रही है ना, और झील का भरना क्या है, एज। और एक दिन ऐसा आएगा जब झील हमारे बीच पूरी भर जाएगी, उसे हम डेथ ऑफ लेक कहेंगे। बच्चों मिनरल के बढ़ने से झील के मरने तक जो जो हो गया वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। मिनरल के बढ़ने से झील के मरने तक जो जो हुआ है उसे आप यूट्रोफिकेशन के नाम से पुकारते हैं। अब अगर ये काम नेचुरल एजिंग से हो रहा है तो झील को मरने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। अगर नेचुरल एजिंग से हो रहा है तो झील को मरने में 500 से 1000 साल, लेकिन अगर ह्यूमन बीच में आ गया तो ये काम जल्दी ही निपट जाता है। तभी तो ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन, ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन एक्सिलरेटेड या फिर कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहलाता है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन को आप एक्सिलरेटेड या कल्चरल, कल्चरल का मतलब कोई भी बालक या बालिका सांस्कृतिक ना ले। कल्चरल का मतलब कल्चर मीडिया से है, न्यूट्रेंट से है, मिनरल से है बेटा, तो इसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहेंगे या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो फिर हमारी एनसीईआरटी हमें एक्सेलरेटेड या कल्चरल यूट्रोफिकेशन का ही एग्जाम्पल दे रही है। तो आखिर ह्यूमन ऐसा कर क्या क्या रहा है, आओ बेटा हम समझ लेते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए पेज पलटना पड़ेगा और एक झील में चलते हैं।
चलिए तो देखते हैं, ये रही एक झील जिसमें भरा है, देख पा रहे हैं, झील में कुछ कुछ फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं। किनारे खेत भी है बेटा। अब आपको ह्यूमन एक्टिविटीज नोट करनी पड़ेगी। पीछे वाले बच्चे बातें ना करें बेटा। ह्यूमन एक्टिविटीज नोट करनी है कि ह्यूमन क्या क्या कर रहा है। और इसके लिए सबसे पहले फार्मर ने खेत में फर्टिलाइजर डाल दिए। एक दिन की बात, तेज बरसात हुआ और यहां से मिनरल बह बह के इधर आ गया। समझ जाओ बेटा, एन पी के आ गया। एन, और जब एन पी के आता है तो फाइटोप्लैंक्टन को अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि मिनरल बढ़ रहा है। झील के उस तरफ चलें क्या? आ जाओ, चलते हैं। और उस तरफ तुम तैर के आओ बेटा, मैं पहुंचता हूं। जब इस तरफ आए तो आप जानते हैं कि इधर विलेज है और ये रहे विलेजर्स के घर। घर में जो भी एक्टिविटी हो रही है, किचन में खाना बन रहा है, बर्तन धोए जा रहे हैं, जो भी है, सीवेज बह बह के आ रहा है। आ गया। आप तो जानते हैं ना, झील के किनारे गांव वाले आते हैं, नहाते हैं, हाथ धोते हैं बेटा। और धोने में टाइम नहीं लगता। क्या है? बेटा वो तो बदलने में टाइम लगता है, धोने में तो डिटर्जेंट यूज होते हैं। पता नहीं किसको टाइम लगता है भाई। देखो, तो यहाँ डिटर्जेंट भी बह बह के आ गए। और जब डिटर्जेंट बह के आएंगे तो आजकल के डिटर्जेंट्स तो जानते हो ना आप, दाग अच्छे हैं। नाइट्रेट फॉस्फेट आ रहा है, हर दाग के लिए अलग एंजाइम होता है। और अगर ऐसा है तो बेटा देखो, ध्यान से देखो यार, यहां पर पी आया, पी आया, जिसकी कमी थी वो आया। झील में फॉस्फेट कम होता है, पी कम होता है, पहले लिखा था ना हमने। तो देखो, पी आया, जिसकी कमी थी वो आया। और जिसकी कमी वो आ जाए तो फाइटोप्लैंक्टन के तो मजे आ गए ना। खुशी खुशी में भारी ग्रोथ हो रही है। देखो आप, खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई, इस लेवल की खुशी हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लूम आ जाएंगे, ब्लूम आराम से। आपकी क्लास में पूरी तरह से फैल चुका है। मैं नहीं लाया बेटा, मैं पहले कहता हूँ, आप ही लाए हो पहले, और आपने मुझे भी दे दिया। एक्सेस ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ब्लूम। सरफेस पूरी तरह से कवर हो चुकी है। थोड़ा गांव से दूर चलो। अरे कौन है रे ये?
बिल्कुल ही यार, क्या हो रहा है तुम लोगों को? नहीं बेटा, क्लास में बैठे हो, गांव से मत आओ बेटा। तो ये क्या है? यहां से भी तो बह बह के आ रहा है इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये लो, सीवेज में क्या ऑर्गेनिक मैटर है? ये शुगर मिल से आया तो इसमें भी है। जम जाओ। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर आएगा, यहाँ की बीओडी बढ़ जाएगी। हट जाओ। यहाँ की बीओडी बढ़ जाएगी, और बीओडी ज्यादा तो डिजोल्व ऑक्सीजन। क्या एनिमल मरेंगे बेटा? जैसे एनिमल मरा, बीओडी और ज्यादा, क्योंकि और ऑर्गेनिक मैटर आया। जो बचा है उसका दम घुट रहा है। क्या आप जानते हैं जो एल्गीज ब्लूम कोज करती है, वो टॉक्सिक केमिकल भी सिक्रीट करती है। अरे टॉक्सिक केमिकल अगर सिक्रीट करेगी तो दम तो घुट ही रहा था, जहर और पिला दिया। मरना पक्का है बेटा, मर जाएंगे। लेक वाटर बिकम shallower and warmer। झील का पानी शैलो और गर्म। शैलो तो समझ में आ रहा है, गर्म क्यों? दो बातें, एक तो माइक्रोब्स की भारी ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होगी तो मेटाबॉलिक हीट आएगी। दूसरा, अब हाइपोर मेटल इम्यून तो बचा ही नहीं। याद करो, याद करो। एपिल इम्यून का टेम्परेचर बाहर के साथ ही बदलता है। धीरे धीरे झील का बुढ़ापा आ गया बेटा। एक दिन ऐसा आया कि जहां कभी झील थी, आज वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वही है ना बेटा, ग्रासलैंड बन गया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाए। जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट डेवलप हो जाए, आप कहेंगे सर अच्छा ही तो हुआ, फॉरेस्ट बन गया। पहले ये भी तो देखो कोई मर गया। क्या किसी को नुकसान पहुंचा के अच्छा करना अच्छा होगा? और चाहते क्या हो आप हमारी अर्थ पे? क्या चाहता है? पनीर। बहुत बढ़िया बेटा। क्या आप चाहते हैं हमारी अर्थ पे केवल फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट डेवलप हो जाए? डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? अरे डाइवर्सिटी तो तब होती है जब फॉरेस्ट भी होता है, सब होता है। अगर ऐसा है तो एक्वेटिक भी होता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, तब होगा बेटा। बना लो बेटा जल्दी।
टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत दूर से भी तो आ सकता है, तब तक तो पानी ठंडा भी हो सकता है। अगर बिल्कुल नियर बाई से आएगा तो फिर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। सब बच्चों नोट कर लिया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी के पेजेस मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। अब पहले वहां चलते हैं। टाइम क्या है क्लास का? 55 है ना अभी तो। चलो एनसीईआरटी में बेटा ये वाला पेज आपको पढ़ना है, पॉल्यूशन का ये वाला पेज पढ़ना है। पहला पेज ये सब हो गया है। बस यहां से नॉइज पॉल्यूशन अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा, बाकी आगे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ना बेटा, ये वही है जो अरकाटा वाला बताया था। सॉलिड वेस्ट अभी छोड़ दीजिएगा, यहां पर ये भी नेक्स्ट लेक्चर में सब चीजें कवर हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा क्या आपने? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये सब चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ये सब हो गया है, ये सब हो गया है। जूम कल्टीवेशन ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब यहां से पढ़ना। ये कैसे स्टडी में बताऊंगा आपको। जेएफएम भी बता दिया, अमृता देवी बिश्नोई का नाम भी ले लिया। आजकल ये अवार्ड मिलता है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, रूरल एरियाज के लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट सब चीजें कंप्लीट हो रही है। और अब इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट की चर्चा हम करते हैं। आज इंट्रोडक्शन लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट ये अपनी इकोलॉजी एनसीईआरटी से नहीं है, ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, वहां से आपको इसे पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट जिस तरह से आपने एयर पॉल्यूशन पढ़ने के बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की बातें की थी, उसी तरह से आज वाटर पॉल्यूशन पढ़ने के बाद वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल की बातें हो रही है। तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में सीवेज ट्रीटमेंट आ रहा है। 1985-86 गंगा एक्शन प्लान आया था, जिसके अंदर ये कहा गया कि हमारे शहरों से जितना भी गंदा पानी निकल के जा रहा है उसको डायरेक्ट रिवर में गिराने से पहले उसका प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। वही प्री ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। इसके अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कितने टैंक्स बनते हैं, कितनी स्टेप्स होती है, वो सब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ेंगे बेटा। आपके एनसीईआरटी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रही है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी टर्शियरी ट्रीटमेंट की भी लेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप, इसके लिए नोटबुक को लैंडस्केप करना पड़ेगा। पहला स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, दूसरा स्टेप सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, और तीसरा स्टेप बेटा टर्शरी टर्शरी ट्रीटमेंट होगा। यहां पर सब बच्चे ध्यान रखेंगे,
प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, फिजिकल ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। और टर्शरी ट्रीटमेंट यहां पर फिजिको केमिकल टाइप का होता है। ये मैं समझाऊंगा किस तरह से हो रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, जो दो स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन होता है और दूसरा स्टेप सेडिमेंटेशन होता है। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, दो स्टेप्स यहां पर है। कैसे होगा, चलो ये तो आज हम समझ ही लेते हैं। ये रहा यहां पर वो नाला जिससे सारा गंदा पानी आ रहा है। हम इसको एक टैंक में गिराएंगे, एक टैंक में गिराएंगे, लेकिन उसके पहले यहां एक फिल्टर लगा दो बेटा। ये फिल्टर इस बात के लिए लगाया गया है कि जो भी पानी बह के जा रहा है उसके अंदर, आप हमारे इंडियन नाले जानते हैं क्या क्या नहीं बह रहा। टूटे हुए ग्लास, प्लास्टिक बैग, यहां कपड़े जो भी है, चप्पल जो भी है, सब सॉलिड वेस्ट को पहले ही अलग कर लेंगे, प्लास्टिक बोतल वगैरह जो भी है, और बाकी का पानी आगे बढ़ा दो। जैसे ही टैंक भर जाए पानी स्थिर कर देना, पानी स्थिर कर दो। और जब पानी स्थिर कर दिया तो जो यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल है वो नीचे जम जाएंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे, सस्पेंडेड पार्टिकल जो नीचे जम रहे हैं उसे प्राइमरी स्लज के नाम से पुकारते हैं। और जो ऊपर की तरफ रह गया उसे प्राइमरी इफ्लुएंट के नाम से पुकारते हैं। जिस टैंक में आपने ये काम किया है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहलाता है। बेटा ये नीचे लिखना है, इस टैंक के नीचे प्राइमरी सेटलिंग टैंक, टैंक के नीचे लिखना है बच्चों प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जो नीचे जम गया वो प्राइमरी स्लज और जो ऊपर है वो प्राइमरी फ्लैंट। याद करो, सीवेज के अंदर तीन प्रकार की इंप्योरिटी है। सस्पेंडेड, कोलोइडल, डिजॉल्व। कहा था मैंने, पानी स्थिर करने पे सस्पेंडेड नीचे जम जाता है। तो अभी सस्पेंडेड इंप्योरिटी अलग हुई है, यहां पर अभी कोलोइडल और डिजॉल्व इंप्योरिटी बाकी है। जो नीचे जम गया उसे किस नाम से पुकारा, स्लज। और जो ऊपर है वो क्या है, सॉलिड वेस्ट को अलग करना फिल्टर की हेल्प से, नीचे जम जाना क्या है, सेडिमेंटेशन। अब हम इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे बढ़ाएंगे। कौन से ट्रीटमेंट के लिए, ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जानने के लिए देखते रहे। बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में। हम्म। सॉलिड, सॉलिड वेस्ट तो वो है जो बड़े पार्टिकल, जैसे प्लास्टिक बोतल आ गई, जैसे वहां पर कुछ और बह के प्लास्टिक बैग आ गए, ग्लास के टुकड़े आ गए, उसको सॉलिड वेस्ट कहें। सस्पेंड मिट्टी, सैंड, सिल्ट, क्ले। चलिए, तो कमलदीप आप बेटा पढ़ाई पे ही ध्यान रखें, आपको कहीं नहीं उलझना बेटा। हम्म। कौन सा वाला, एज द लैक फर्टिलिटी इंक्रीजेज,
प्लांट एंड एनिमल लाइक वर्जन मतलब बहुत ज्यादा होने लग जाती है। लैक फर्टिलिटी मतलब मिनरल का बढ़ जाना। हम्म, सही है, बिल्कुल सही है, वन आएगा। वन। हम्म, दो। हम्म, किसके नहीं, जो हमने चार लेवल बनाए हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर चार लेवल तब आएगा, दोनों आएंगे, वन और टू दोनों आएंगे, मतलब कितना, वन और टू। हेलो। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बिना आई कार्ड के कोई बाहर नहीं आएगा। साथ में आई कार्ड होना चाहिए आपके जब आप बाहर आ रहे हो।